नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छा से कर रहे होंगे। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी मैथमेटिक्स या 6 to 8 साइंस पेपर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही काम का है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चतुर्भुज पे आधारित प्रश्न। चतुर्भुज से हमेशा आपके क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आएंगे। आज हम लोग पूरा चतुर्भुज का खानदान खत्म कर देंगे और चतुर्भुज से आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चतुर्भुज, हेडिंग लगाएंगे चतुर्भुज, ठीक है ना? हां, और यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में मुझे थोड़ा रिवीजन की आवश्यकता है, तो आप गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको टीजीटी मैथमेटिक्स का बैच मिल जाएगा। यह बैच 6 to 8 साइंस पेपर की तैयारी करने वाले बच्चे, जिनमें 48 नंबर के मैथ पूछे जाएंगे, उसके लिए भी लाभदायक होगा। आप जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चतुर्भुज की ओर। किसकी ओर आगे बढ़ेंगे? चतुर्भुज की ओर। तो आपको पता होगा एक बात पहले से कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। जहां चार गो भुजा हो जाए वो चतुर्भुज हो गया। कहीं से भी चार गो भुजा घेर दीजिए लेकर के, वो क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4, और चार कोण भी होते हैं, 1 2 3 4। चार भुजाएं और चार कोण। चार कोण हो गए, जैसे 1 2 3 4, और ये चारों कोण मिला के कितना डिग्री होता है भाई? चतुर्भुज के चारों कोण मिला के 360 डिग्री होता है। ये सबको पता है। चार भुजाएं, चार अंतर कोण और चार बहिष्य कोण भी होते हैं। जैसे इसको हम आगे बढ़ा लेंगे तो ये बहिष्य कोण हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लेंगे तो ये भी बहिष्य कोण हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लेंगे तो ये बहिष्य कोण हो जाएगा, इसको आगे बढ़ा लेंगे तो बहिष्य कोण हो जाएगा। जैसे इसका नाम 5 दे देते हैं, इसका नाम 6 देते हैं, इसका नाम 7 देते हैं, इसका नाम 8 दे देते हैं। तो 5 6 7 और 8 भी मिला के 360 डिग्री होगा, क्योंकि दुनिया के किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज हो या पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो या त्रिभुज हो, किसी भी बहुभुज के सभी बहिष्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। बहिष्य कोणों का योगफल फिक्स रहता है, अंतर कोणों का योगफल बदलते रहता है। जैसे चतुर्भुज में अंतर कोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाता है, त्रिभुज में 180 डिग्री होता है। उसी तरह से अलग अलग भुज में अलग अलग होता है, लेकिन बहिष्य कोण फिक्स होता है कि कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब चूंकि चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज के दो विकर्ण भी होंगे। बी को डी से मिला देंगे, एक विकर्ण हो जाएगा। ए को सी से मिला देंगे, एक विकर्ण हो जाएगा। तो यहां पर एक विकर्ण बीडी हुआ, एक विकर्ण एसी हुआ। समझ में आया? यह चतुर्भुज का बेसिक परिचय था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज के प्रकार को समझते हैं कि कौन कौन और कैसा कैसा चतुर्भुज हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समानांतर चतुर्भुज। क्या सीखेंगे? समानांतर चतुर्भुज, जिसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है। अब आइए सीखिए समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है, आप देखे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, यह है समानांतर चतुर्भुज। क्यों यह समानांतर चतुर्भुज है? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, जिसमें दो दो भुजाएं जो आमने सामने हैं वो आपस में समानांतर हैं। जैसे भाइयों, बीसी के सामने का भुजा कौन है? एडी है। तो बीसी और एडी दोनों आपस में बराबर तो हैं ही, साथ ही साथ बीसी और एडी समानांतर है। यही नहीं, एबी और सीडी को भी आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एबी और सीडी को भी देखेंगे तो एबी और सीडी का आपस में लेंथ बराबर तो है ही, साथ ही साथ एबी और सीडी समानांतर भी हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर तथा समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा समानांतर चतुर्भुज का परिभाषा दीजिए, तो परिभाषा यही होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, सम्मुख यानी आमने सामने का, युग्म यानी जोड़ी, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर और समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एबी और सीडी आमने सामने की भुजा है, ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर है और ये दोनों समानांतर भी हैं। बीसी और एडी आमने सामने की भुजा है, ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर है, ये दोनों समानांतर भी हैं। अब आइए कुछ और बेसिक बातें इसके बारे में सीखते हैं।
समानांतर चतुर्भुज क्या खासियत होता है कि ए और सी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, जैसे कोण ए के बराबर कोण सी हो जाएगा, साथ ही साथ कोण बी के बराबर कोण डी भी हो जाएगा, कोण बी के बराबर कोण डी भी हो जाएगा। और यही नहीं, अब और ध्यान दीजिए कि ए और बी का योगफल भी 180 डिग्री हो जाएगा। ए और बी मिलेगा भाई तो 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे एक ही भुजा पर दो कोण रहेगा, योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे भुजा ए बी लिए, ए और बी का मिलकर 180 होगा। चाहे आप पढ़े होंगे कि जब पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्स लाइन काटती है तो एक ही तरफ के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बस उस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये दोनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। ए और बी का योगफल 180 डिग्री होगा, उसी तरह से बी और सी का योगफल भी 180 डिग्री हो जाएगा। बी और सी का योगफल भी 180 डिग्री हो जाएगा। सी और डी का योगफल भी 180 डिग्री हो जाएगा भाइयों बहनों, और डी और ए का योगफल भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह सब बेसिक परिचय है समानांतर चतुर्भुज का। कोई दिक्कत किसी को? स्पष्ट है पूरी तरह से? ए और बी मिलकर 180 हो सकता है, बी और सी भी मिलकर 180 हो सकता है, सी और डी मिलकर 180 होता है, डी और ए भी मिलकर 180 हो सकता है। अब ये चूंकि चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज में दो विकर्ण भी होंगे, जैसे एक विकर्ण एसी हो गया, एक विकर्ण बीडी हो गया। तो चतुर्भुज में दो विकर्ण होंगे, किसी भी चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, यहां भी दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण एसी हो गया, एक विकर्ण बीडी हो गया। और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो यहां बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ज्यादातर केस में बराबर नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा AC नॉट इक्वल टू BD। ऐसे बराबर भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो ये समानांतर चतुर्भुज आयत बन जाएगा, लेकिन पहले समानांतर चतुर्भुज रहेगा, बाद में आयत बन जाएगा। ठीक है, तो आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, इसलिए AC और BD विकर्ण के बीच में हम कहेंगे कि कोई रिलेशन नहीं है, बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी बराबर हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज थोड़ा सुंदर हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, वो एक आयत का रूप ले लेगा। बात समझ में आया? ये बेसिक बातें थी समानांतर चतुर्भुज के बारे में। अब हम चलते हैं इसके क्षेत्रफल और परिमिति की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं किनारा हो जाऊंगा। ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान देना है समानांतर चतुर्भुज के बारे में। कौन सा चतुर्भुज पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बातें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे आप सीखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह देगा इसका परिमिति बताइए भैया, परिमिति, तो परिमिति दुनिया का किसी भी चीज का परिमिति निकालने का मतलब होता है उसको घेरौंदा को जोड़ दीजिए, उसको घेरौंदा को क्या करिए? जोड़ दीजिए। जैसे ए बी में बी सी जोड़ दीजिए, बी सी में सी डी जोड़ दीजिए, सी डी में ए डी जोड़ दीजिए। आपको जैसे जोड़ना है जोड़ दीजिएगा परीक्षा में, पर घेरौंदा का जोड़ना है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। परिमिति का मतलब यही होता है चारों भुजाओं का योग। जिस तरह से आप जोड़ सकते हैं जोड़ दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि बीसी और एडी का लेंथ बराबर है, अगर इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि 2x प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल की। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एक ही फॉर्मूला होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। कहेगा सर जी आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहां यहां आधार है और कहां यहां ऊंचाई है? तो भाइयों एवं बहनों, जिसी पर लंब डाल देते हैं वही आधार हो जाता है। जैसे एडी को देखिए आप, इस एडी पर अगर हम लंब डाल दिए बीपी तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया एडी, ये लंब हो गया बीपी। तो आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या हो गया? एडी, या ऊंचाई कितना हो गया? बीपी। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भाइयों बहनों एडी गुणे बीपी, एडी गुणे बीपी। यही नहीं, अभी और सुनिए, कोई कहेगा ना हम इसको आधार मानेंगे, किसको? हम इसको आधार मानेंगे। मान लो भाई इसको आधार मानोगे तो तुमको यहां से लंब डालना होगा। मान लेते ये क्यू है, तो इधर से भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आधार CD हो गया तो ऊंचाई क्यू BQ हो गया, तो आधार CD या गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगा? BQ। ऐसे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये भी क्षेत्रफल हुआ, ये भी क्षेत्रफल हुआ। इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई, इसको आधार मानेंगे तो ये ऊंचाई। साथ ही साथ एक और बात समझ लीजिए कि ये जो ऊंचाई है ना, ये दोनों समानांतर भुजा के बीच की दूरी है।
किसी भी दो जगह की दूरी निकालने का मतलब होता है लंबविक दूरी निकालना, यानी 90 डिग्री के कोण के साथ दूरी निकालना। ये दोनों के बीच की दूरी ये ऊंचाई है। तो यह भी कहा जा सकता है कि एक समानांतर भुजा का युग्म गुणे उनकी बीच की दूरी। यह भी हम इसको लिख सकते हैं कि एक समानांतर भुजा गुणे उनके बीच की दूरी। जैसे दो जोड़ी है ना समानांतर भुजा का भाइयों बहनों, एक जोड़ी ये और एक जोड़ी ये, थे एक जोड़ी गुणे उनके बीच की दूरी। या दूसरी समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी। समझिए, इस पे क्वेश्चन आता है, कह देता है कि एक समानांतर भुजा x है और उनके बीच की दूरी h है। एक समानांतर भुजा का युग्म का लंबाई x है, उनकी बीच की दूरी h है, तो यह हो जाएगा x गुणे h। और दूसरी समानांतर भुजा y है और उनके बीच की दूरी h डैश है, तो ये हो जाएगा y गुणे h डैश। अब यहां 4 गो वेरिएबल हो गया, x h y h डैश। इसमें क्या करेगा, परीक्षा में एक 3 को दे देगा, x दे देगा, h दे देगा, y दे देगा, h डैश का वैल्यू पूछ देगा। यानी एक समानांतर भुजा और उसके बीच की दूरी दे देगा, दूसरी समानांतर भुजा और उसके बीच की दूरी निकालने को कह दिया जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। समानांतर चतुर्भुज के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत? स्पष्ट है पूरी तरह से? आगे बढ़ जाएं? बढ़ जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करते हैं इस पे, उस पे के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज की एक समानांतर भुजा 20 सेंटीमीटर और उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बताइए भैया। आधार गुणे ऊंचाई। एक समानांतर भुजा 20 और उनकी बीच की दूरी कितनी है? 10, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई 20 गुणे 10 यानी कि 200। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई 20 गुणे 10 200। स्पष्ट है पूरी तरह से? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है। चलिए भाइयों बहनों देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें AB कितना है भाई? AB थोड़ा सा नाम ठीक से लिख लेते हैं, AB बड़ा है तो AB को बड़ा कर लेते हैं, ABCD। चलो, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB 24 है, AD 16 है, भुजाएं AB और DC के बीच की दूरी 10 है, इनके बीच की दूरी 10 है, तो AD और BC के बीच की दूरी बताइए। ये दोनों के बीच की दूरी हमें निकालना है, मालूम नहीं है। मैंने क्या बताया कि एक समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी, तो 24 गुणे 10, दूसरी समानांतर भुजा ये 16, तो ये भी 16 हो जाएगा। दूसरी समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी x, ये बराबर होना चाहिए एक समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी बराबर दूसरी समानांतर भुजा गुणे उनकी बीच की दूरी हो जाएगा 8 दूनी के 16, 8 तिहाई 24, 2 5 10, x बराबर 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ में आ रहा है बाबू? सुगा सोना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। भाइयों एवं बहनों ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपका समानांतर चतुर्भुज। एक भुजा 60 है, एक भुजा 40 है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 40 है तो ये भी 40 होगा। यही नहीं कहा गया उसका एक विकर्ण 80 है भैया, एक विकर्ण ये रहा 80, ये 60, ये 40, एक विकर्ण 80 है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। अब समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। यहां ऊंचाई है नहीं है, तो हम क्या करेंगे यार? ये तो सिंपल है,
आप देखो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है और ऐसा ही त्रिभुज उधर भी बन रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुणा कर देंगे। 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो जी के फॉर्मूला से, उसके लिए हम एस निकालेंगे। 40 प्लस 60 प्लस 80 बटा में 2। एस निकालने तो आप लोग को आता होगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एस कोष्ट एस माइनस ए 90 माइनस 40 50, एस माइनस बी 90 माइनस 60 30, एस माइनस सी 90 माइनस 80 10, इसका वर्गमूल। अब 90 को तोड़िए आप। 90 होता है आपका 2 तिहाई 6 तिहाई 18 पचे 90। 50 होता है 2 पचे 10 पचे 50, और 30 होता है 2 तिहाई 6 पचे 30, और 10 होता है 2 गुणे 5। अब क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे हम। जैसे 2 एगो है और कहीं 2 है, एगो और 2 है, तो 2 में से एगो 2 निकल जाएगा। 3 एगो है 3 2 है, एगो 3 निकल जाएगा। 5 एगो है 5 2 एगो 5 निकल जाएगा। 5 एगो 5 2 फिर एगो 5 निकल जाएगा। 2 एगो और फिर एगो 2 निकल जाएगा। समझ में आया? ध्यान से देखो, अंदर में क्या बचा? 5। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, हो सकता है कहीं गलती हो। एक बार फिर से करते हैं। 90 को तोड़ते हैं भाइयों बहनों। 90 होता है आपका क्या? 2 तिहाई 6 तिहाई 18 पचे 90। 50 होता है 2 पचे 10 पचे 50, और 30 होता है 2 तिहाई 6 पचे 30, 10 होता है 2 गुणे 5। ठीक है, ठीक है बाबू सुगा। अब आइए ध्यान लगाइएगा और गौर फरमाइएगा। 2 एगो और 2 2 तो एगो 2 निकल जाएगा। 3 एगो 3 2 एगो 3 निकल जाएगा। 5 एगो 5 2 एगो 5 निकल जाएगा। फिर 5 एगो और 5 2 फिर एगो 5 निकल जाएगा। अब आओ 2 एगो 2 2 फिर एगो 2 निकल जाएगा। अंदर में रह गया एगो 3 एगो 5, तो 5 तिहाई 15। कोई चीज 2 गो रहेगा तो बाहर में एगो निकलेगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं हम लोग। 2 तिहाई 6 तिहाई 18 पचे 90, दूनी के 180। 2 तिहाई 6 पचे 30 पचे 150, 150 दूनी के 300, तो ये आ गया 300 रूट 15। 300 रूट 15 भैया एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ऐसा ऐसा 2 गो त्रिभुज है, तो 300 रूट 15 में हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 600 रूट 15। 600 रूट 15। समझ में आया? आसान था ना? ये तो सिंपल था। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था, 2 से गुणा कर दें। चलिए, आपका मर्जी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान लगाइएगा और गौर फरमाइएगा। चलिए, समचतुर्भुज मिक्स क्वेश्चन है। समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज सब है, तो थोड़ा समचतुर्भुज के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। समचतुर्भुज जिसे हम लोग रोम्बस कहते हैं, क्या होता है सीखिएगा। अब समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है। अगर इसका चारों भुजा बराबर हो जाए तो इस समचतुर्भुज हो जाएगा। तो समचतुर्भुज को यह भी कहा जाता है कि ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी समचतुर्भुज भी एक समानांतर चतुर्भुज ही है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा गुण यह है कि इसका चारों भुजा आपस में बराबर है। तो ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका चारों भुज आपस में बराबर है उसे समचतुर्भुज कहते हैं। तो भाइयों बहनों, समचतुर्भुज के गुण पे थोड़ा सा ध्यान देना। इसका गुण यह है, इसके चारों भुजा बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण ए के बराबर कोण सी होगा, कोण बी के बराबर कोण डी होगा। जैसा कि समानांतर चतुर्भुज में होता था, इसमें भी होगा। इसमें भी ए और बी मिलकर 180 होगा, बी और सी मिलकर 180 होगा, सी और डी मिलकर 180 होगा। क्योंकि ये भी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज वाला सब गुण इसमें होगा।
ए और बी मिलके 180, बी और सी मिलके 180, और सी और डी मिलके 180, और साथ ही साथ डी और ए मिलके 180। मैंने क्या कहा कि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो सारे गुण समानांतर चतुर्भुज वाले होंगे। तो एक और गुण होगा समानांतर चतुर्भुज वाला कि इसका क्षेत्रफल जो होगा आधार गुणे ऊंचाई होगा, जैसे समानांतर चतुर्भुज का होता था। जैसे ये आधार है और ये ऊंचाई है, तो इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा भाइयों बहनों आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। साथ ही साथ अगर हमसे कोई कहेगा परिमिति की बात करिए, तो इसमें 4 भुजा होते हैं, चारों बराबर होते हैं, तो वर्ग के परिमिति के जैसा इसका परिमिति हम लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये तो वो सारी बातें हो गई जो समानांतर चतुर्भुज में होता है। इसका एक विशेष गुण और है, और वही विशेष गुण पे क्वेश्चन आता है। समचतुर्भुज के एक विशेष गुण और है। वो विशेष गुण क्या है कि इसके 2 विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। इसके 2 विकर्ण है और दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। लंब यानी कि 90 डिग्री पर, सम यानी बराबर, द्वि यानी 2, अभाजित करना यानी बांटना। 90 डिग्री पे 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इतना का पहले लिख लो, उसके बाद हम विकर्ण की कहानी करेंगे। ठीक है, इतना का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए विकर्ण की बात हम लोग करते हैं समचतुर्भुज का। तो पहला बात ध्यान से सीखो मेरे प्यारे बच्चों, ये ABCD एक समचतुर्भुज है, और इसमें अगर हम 2 विकर्ण खींचते हैं, 2 विकर्ण खींच दिए हमने AC और BD, तो ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांटते हैं। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये पूरा मान लेते हैं D1 है, यहां से यहां तक, तो चूंकि बीच में बांटेगा तो यहां से यहां तक आधा की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा D1/2। उसी तरह से अगर ये पूरा विकर्ण D2 है यहां से यहां तक, तो ये आधा होगा विकर्ण D2/2। ठीक है भाइयों बहनों, अब यहां आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का त्रिभुज बन गया, और ऐसा त्रिभुज बना जिसका एक कोण 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब सम द्विभाजित करते हैं। तो एक कोण 90 डिग्री हो गया भाइयों बहनों। तो अब ध्यान से देखना, ये लंब आधार हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री सामने के भुजा तो एक कर्ण हो जाएगा, लंब आधार ये कर्ण। इसलिए एक रिलेशन बन जाता है कि D1/2 ये लंब का स्क्वायर जोड़ D2/2। लंब आधार कहना मुश्किल है, मतलब एगो लंब होगा तो एगो आधार होगा, इतना तो समझो। D1/2 जो D2/2 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहां कर्ण क्या है भाई? भुजा है, भुजा स्क्वायर। एक तो ये हो गया। साथ ही साथ अगर हमसे कोई कहेगा कि वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, यहां जो त्रिभुज बना है भाइयों बहनों, यहां जो त्रिभुज बना है, यहां जो त्रिभुज बना है, इस त्रिभुज का आप हमको क्षेत्रफल बताइए। तो हम कहेंगे अरे यार ये तो समकोण त्रिभुज है। कहां है समकोण त्रिभुज? ये कहेंगे कोण 90 डिग्री है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा हाफ आधार गुणे ऊंचाई। आधार ऊंचाई यानी कि समकोण बनाने वाली भुजाएं। तो एगो समकोण बनाने वाली भुजा है D1/2 और दूसरा समकोण बनाने वाला भुजा है D2/2। ये ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। और ऐसा 4 त्रिभुज है इसमें, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ये देखो 4 2 दूनी के 4, तो हाफ D1 गुणे D2 पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। इसलिए एक और फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला बनता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का। वो कौन सा बनता है कि हाफ गुणे D1 गुणे D2, हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 फॉर्मूला हो गया।
एक तो हो गया आधार गुणे ऊंचाई और दूसरा हो गया हाफ d1 गुणे d2। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूला, हाफ d1 गुणे d2। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। इसको कर लिए हम लोग, अब कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन, आप इसको लिखना आराम से, YouTube वीडियो है, आप जब मन तब पॉज करके प्ले कर सकते हो। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32 और 24 है, तो इसका परिमिति बताइए। भाइयों एवं बहनों आ जाओ, बढ़िया क्वेश्चन पहली बार में मिल गया। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण 32 और 24 है। भाइयों बहनों, अगर 32 पूरा विकर्ण है यहां से यहां तक, तो बताओ कि आधा विकर्ण हो जाएगा भैया 16। पूरा विकर्ण अगर 24 है तो आधा विकर्ण हो जाएगा 12। अब बन गया ये एक समकोण त्रिभुज जिसका एक भुजा 16 एक भुजा 12, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि ये 16 ये 12 तो ये 20। क्यों? क्योंकि रूट अंडर 16 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर हम निकालेंगे तो 20 आएगा। कर्ण होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम 20 क्यों कैसे निकाल दिए जल्दी? क्योंकि हम देखें कि ये 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 और 3 का रेशियो है तो ये 5 होगा। 5 होगा, चूंकि 4 का मल्टीपल है तो 5 में भी 4 का मल्टीपल कर देंगे, 4 5 20 आ जाएगा। हम ट्रिपलेट्स याद रखें 3 4 5। हमने 16 12 को देखा और कहा 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो 3 4 के साथ तीसरा भुजा 5 होता है। चूंकि 4 से कटा है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे 20, अतः ये 20 हो जाएगा। अब भुजा 20 आ गया हमारा, तो भाई परिमिति हो जाएगा 20 गुणे 4, 20 चौके 80। बन गया क्वेश्चन। भुजा 20 है तो परिमिति 80, क्योंकि ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। ठीक है, ट्रिपलेट्स याद रहते हैं, थोड़ा काम जल्दी होता है। नहीं याद रखिएगा तो 16 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो 20 आ जाएगा। ऐसे भी स्पष्ट है? कोई दिक्कत? भाइयों बहनों आगे बढ़ते हैं। आइए, एक समचतुर्भुज के परिमाप 40 है। दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा ये बताइए कि जब परिमिति 40 है तो भुजा 10 होगा, क्योंकि चारों भुजा मिलके 40 है और चारों भुजा बराबर होता है, तो भुजा हो गया 10। भुजा हो गया 10। भुजा कितना हो गया भाई? 10। एक विकर्ण की लंबाई 12 है। एक विकर्ण की लंबाई क्या है भैया? 12। तो एक विकर्ण मान लेते हैं ये पूरा 12 है, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 6। तो इसका वैल्यू बताओ। ये बना एक त्रिभुज जिसमें हाइपोटेनस 10 है, ये 6 है, तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा। 6 8 10 ट्रिपलेट्स होता है। तो ये यहां से लेकर यहां तक 8 हुआ, तो पूरा हो जाएगा 8 दूनी के 16। अतः दूसरा विकर्ण हो जाएगा हमारा कितना भाई? दूसरा विकर्ण हो जाएगा 8 गुणे 2 कितना? 16। ये 8 कैसे आया बताओ मुझे? 8 ये कैसे आया? ये कर्ण है 10 का स्क्वायर माइनस ये 6 का स्क्वायर, तो ये आधा 8 है, तो पूरा का वैल्यू 8 दूनी के 16। स्पष्ट है पूरी तरह से? कोई दिक्कत? भाइयों बहनों मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। अब भागने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है ना? किसी समचतुर्भुज के परिमिति 40 है, उसका ऊंचाई 5 है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। अच्छा ये बताइए कि समचतुर्भुज के परिमिति 40 है, यानी चारों भुजा मिलकर 40 है, तो एक भुजा कितना होगा? तो 40 में 4 से भाग कर देंगे 10 हो जाएगा। अब समचतुर्भुज के एक भुजा 10 है, ऊंचाई 5 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई 10 5 50। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 7 की करते हैं बात। किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 दिया गया। हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। हाफ पहला विकर्ण कितना है भाई 10, दूसरा विकर्ण मान लेते हैं x, और क्षेत्रफल कितना है 150, 0 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू आ जाएगा 15 दूनी के 30। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत? स्पष्ट है? ध्यान दीजिएगा। 8, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो समचतुर्भुज का परिमिति बताइए। हाफ गुणे पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण x, क्षेत्रफल 216। अब कटाइए इसको भाई, 8 3 24, 8 दूनी के 16, 8 7 56, 3 9 27, तो x का वैल्यू आ गया 9 दूनी के 18। हाफ गुणे पहला विकर्ण 24, दूसरा विकर्ण मालूम नहीं। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण 18 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 9, एक विकर्ण 24 है तो आधा कितना हो जाएगा 12। तो भाइयों एवं बहनों, अब देखेंगे यहां पर ये समकोण त्रिभुज जिसका आधा भुजा 12, ये 9, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? अब ये 15 हो गया एक भुजा, तो पूरा परिमिति हो जाएगा 15 चौके 7। ठीक है, लिखिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, कोई दिक्कत? समझ गए? ध्यान दीजिएगा। अब समलंब चतुर्भुज की बात होगी। किसकी बात होगी भाई? समलंब चतुर्भुज की बात होगी। ठीक है, अब ध्यान से सीखिएगा समलंब चतुर्भुज क्या होता है। भाइयों बहनों, ये रहा समलंब चतुर्भुज, ये क्या रहा? समलंब। ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज ABCD। समलंब चतुर्भुज क्या रहा भाई? समलंब चतुर्भुज। अब क्या है ना कि समलंब चतुर्भुज का गुण क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो इस चतुर्भुज में BC और AD समानांतर है। इस चतुर्भुज में समानांतर कौन कौन है भाई? BC और AD। बाकी AB और CD समानांतर नहीं है। तो कहा जाता ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ी समानांतर हो। सिर्फ एक जोड़ी समानांतर होना चाहिए। जैसे यहां पर एक जोड़ी कौन है? एक BC है और एक AD है। एक जोड़ी, दूसरा जोड़ी नहीं, एक जोड़ी। यहां BC पैरेलल है किसका भैया? AD का। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए इसके कुछ और बेसिक बातें जानते हैं। A और B मिलकर यहां पर क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। भाइयों बहनों, C और D मिलकर भी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब आइए इसकी हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। जैसे समानांतर चतुर्भुज के होता था वैसे इसका भी होगा आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी ये कहेगा कि हम आधार बनेंगे, कभी ये कहेगा कि हम आधार बनेंगे, तो दोनों में लड़ाई होने लगता है। तो कहेंगे ना तुम आधार हो ना तुम आधार हो,
दोनों के हम बीच का रास्ता निकालेंगे, कहेंगे आधारों का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई। अतः हम लोग कहते हैं कि समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग बट्टा में 2 गुणे ऊंचाई। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ना आधार गुणे ऊंचाई, वैसे इसका भी होगा आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसमें आधार में लड़ाई हो जाता है, कहता हम आधार है, कहता हम आधार है, तो कहते हैं ना बीच के रास्ता निकलेगा, तू ना तुम आधार ना तुम आधार। ठीक है, दोनों के एवरेज, दोनों का एवरेज क्या होगा, दोनों भुजाओं का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई। समानांतर भुजाओं का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई, ये हो गया आपका समलंब का क्षेत्रफल। आइए समलंब पे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद मिक्स भी करेंगे हम लोग। एक समलंब की 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई 6 और 8 है, समलंब की ऊंचाई 4 है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो सिंपल क्वेश्चन है, हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग 6 + 8 गुणे ऊंचाई 4। ठीक है, 2 दूनी के 4, 4 14 दूनी के 28। ये तो क्षेत्रफल ही निकालना था, और क्षेत्रफल के फॉर्मूला पढ़े ही कि हाफ गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, या समानांतर भुजाओं का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई, एक ही बात हुआ। ठीक है ना। आओ, एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं 1.5 और 2.5 है, उनके बीच की दूरी 6.5 है, तो क्षेत्रफल बताइए। मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप बना लेना, क्षेत्रफल निकालना है। समलंब आकार के एक क्षेत्र, समलंब आकार के एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है। समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो समानांतर भुजाओं की लंबाई बताइए। देखिए भाइयों बहनों, समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है, मान लेते हैं 5x, ये 3x, और ऊंचाई कितनी है 24। बस क्षेत्रफल होता है भाई समानांतर भुजाओं का योग बाई 2 गुणे ऊंचाई, जिसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1440। समलंब आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल 1440 मीटर स्क्वायर है, लंबवत दूरी 24 मीटर है, समानांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। ठीक है, देखो 5x देखो 3x हो गया। अब 5 3 8x हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा 12 बार में, 12 से कट जाएगा 120 बार में, 8x बराबर 120, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो लिखा है बड़ी समानांतर भुजा, बड़ी समानांतर भुजा हम क्या माने 5x, 5x माने तो 5 गुणे x का वैल्यू 15, 15 × 5 = 75। है ना आसान, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है बड़ा ही शानदार है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी और बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करें तो बताइए कि कौन सा बात सही है। कहा गया असमान भुजाओं वाले एक चतुर्भुज, मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी और बीडी प्रतिच्छेद करें तो कौन सा बात सही है। तो भाइयों बहनों, असमान भुजा वाला हमने एक चतुर्भुज बना दिया। असमान भुजा वाला यानी इसका कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन आ गया, ट्रैक से हट के जो पढ़ रहे थे हम लोग, तो ध्यान लगाइए कैसे बनाना है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हो। जैसे ये विकर्ण एसी हो गया और विकर्ण ये बीडी हो गया, दोनों कहां पर प्रतिच्छेद करते हो भाई, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हो। तो कौन सा बात सही है, दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बताइए कि कौन सा बात सही है। चलिए, अब यदि ये समकोण पर प्रतिच्छेद करेगा यानी सारे ये कोण 90 डिग्री हो जाएंगे। तो अब देखेंगे यहां पर एक त्रिभुज बना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें ये कोण कितना डिग्री है भाई 90 डिग्री है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ ए बी स्क्वायर, तो कहोगे सर जी ए बी स्क्वायर, तो आप हो जाएगा, मान लो ये ओ है तो एओ स्क्वायर जोड़ बीओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर जोड़ बीओ स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अगर वही मैं तुमसे कहूं कि नहीं बताओ सी डी स्क्वायर, इस त्रिभुज में बताओ सी डी स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, तो सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये सी डी कर्ण का काम करेगा, ये 90 डिग्री के सामने का भुजा है, तो ओसी स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर, ओसी स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये ए बी स्क्वायर जोड़ सी डी स्क्वायर लेफ्ट साइड हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों,
एओ और ओसी, अगर इस दोनों को हम जोड़ें, एओ स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर, एओ स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर, यहां पर देखो एक त्रिभुज बन रहा है, यहां पर एओ स्क्वायर जोड़ ओडी स्क्वायर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर। तो ये दोनों के बदले में हम लिख सकते हैं भाई ए बी स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, सॉरी एडी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एडी स्क्वायर। एओ स्क्वायर जोड़ ओबी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एडी स्क्वायर। उसी तरह से ओबी स्क्वायर और ओसी स्क्वायर मिलके, ये मेरे प्यारे बच्चों ओबी स्क्वायर और ओसी स्क्वायर मिलके हो जाएगा हमारा क्या बीसी स्क्वायर। आगे हमारा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखेंगे कौन सा है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कहने का मतलब होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, उस चतुर्भुज के आमने सामने के भुजाओं के वर्गों का योग बराबर होता है। ये दोनों के वर्गों का योग जो होगा वही ये दोनों के वर्गों का योग भी होगा। आप याद रख सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं तो सम्मुख भुजाओं के वर्गों का योग आपस में बराबर होता है। समझ गए, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक सम चतुर्भुज के चारों कोण में एक कोण 60 डिग्री है। एक सम चतुर्भुज के चारों कोण में एक कोण 60 डिग्री है। यदि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। चलिए बना लेते हैं। एक सम चतुर्भुज है जिसके चारों कोण में एक कोण 60 डिग्री है, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और कहा गया कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 है। ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, सॉरी 8 है। तो कहा गया बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। ये रहा बड़ा विकर्ण, ये क्या रहा भाई बड़ा विकर्ण। तो इसकी लंबाई हमको निकालनी है, ये बड़े विकर्ण की लंबाई निकालनी है। जैसे हो गया ए बी सी, बड़े विकर्ण की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, गौर फरमाएंगे। यहां पर देखेंगे एक लाल रंग का त्रिभुज बना है जिसमें पूरा 60 है, तो ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या दिया गया 8 दिया गया, हमको पूरा ये निकालना है एसी। अब यहां से इसको मिला देते हैं तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्वि भाजित करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ये कोण 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री के भुजा 8 दिया गया है, 90 डिग्री के सामने का भुजा 8 दिया गया, हमको पूरा एसी निकालना है। तो कैसे एसी निकलेगा भाइयों बहनों? अब ये 30 डिग्री है तो 30 डिग्री है, इसके सामने का भुजा हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये 60 डिग्री है, इसके सामने का भुजा भी हमें मालूम नहीं है, जो हमें निकालना है मान लेते हैं ये x है। ये 90 डिग्री के सामने का भुजा 8 मालूम है, ठीक है। तो ये 60 के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 60 के अनुसार चलते हैं तो 60 के सामने का भुजा x जो है लंब का काम करेगा। जिस कोण की बात करते हैं उस कोण के सामने का भुजा लंब होता है, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा 90 के सामने का भुजा। ये चूंकि लंब है, ये कर्ण है, तो हम लेंगे साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पे और लंब बटा में कर्ण, लंब कितना x और कर्ण कितना 8। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 3 बटा में 2, x बटा में 8, 2 से ही कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 4 रूट 3। x का वैल्यू 4 रूट 3 आया यहां से यहां तक, तो पूरा भुजा AC का वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा विकर्ण AC का 4 रूट 3 का 2 गुना आएगा, यानी आएगा 8 रूट 3। 8 रूट 3 पूरा विकर्ण AC की लंबाई कितनी आ जाएगी 8 रूट 3। समझ में आया? ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत? स्पष्ट है? आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और ध्यान लगाते हैं। कहा गया चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD की AB BC CD DA भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कैसा चतुर्भुज बनेगा। कहा गया कोई भी एक चतुर्भुज ले लो, उसका नाम नहीं हम बता रहे, कैसनो ले लो, चतुर्भुज ABCD। चतुर्भुज का मतलब होता है सिंपल चतुर्भुज,
ऐसा नहीं कि चतुर्भुज कहे तो आप वर्ग ले लो, चतुर्भुज कहे तो आप आयत ले लो, समचतुर्भुज ले लो, समानांतर चतुर्भुज ले लो, गलत हो जाएगा। कहा गया चतुर्भुज एबीसीडी, तो आप कैसे नो चतुर्भुज ले लो, ले लिया। अब कहा गया चतुर्भुज एबीसीडी के भुजा ए बी बी सी सी डी डी ए भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से कैसा चतुर्भुज बनेगा। इस प्रत्येक के मध्य बिंदु को लेना है, जैसे ए बी का बीसी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु लेकर के हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, कैसा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो भाइयों बहनों, किसी भी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनता है, याद रख लो। ऐसे याद अगर नहीं है तो आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समझ भी जाओगे। अगर इसको हम इससे मिला दें, यहां पर एक त्रिभुज बना और इस त्रिभुज के दोनों भुजा के मध्य बिंदु को अगर कोई तीसरी भुजा मिलाती है तो ये वाली भुजा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर होगा। ये थेल्स जी कहा गए थे। थेल्स जी क्या कहा गए थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को समान रेशियो में बांटेगी। इसका इनवर्स क्या होगा कि अन्य दो भुजाओं को अगर समान रेशियो में बांट रही है तो तीसरी भुजा के समानांतर होगी। तो इस तरह से ग्रीन वाले त्रिभुज में चूंकि ये दोनों तरफ बीच में है, मध्य बिंदु है, यानी समान रेशियो में बांट रहा है, तो ये तीसरा भुजा के समानांतर होगा, यानी इसके समानांतर होगा। उसी तरह से अगर हम आप इधर देखेंगे, इस साइड इधर देखेंगे तो ये दोनों भुजा के मध्य बिंदु में ये खींचा गया, तो ये जो है इसके समानांतर होगा। चूंकि इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर वो है, तो ये दोनों आपस में भी समानांतर होगा। मान लेते हैं ये पी क्यू आर एस है, तो भाई पी क्यू और आर एस भी समानांतर होगा, ये दोनों भी आपस में समानांतर होगा। उसी तरह से आप प्रूव्ड करेंगे तो ये दोनों भी आपस में समानांतर निकल जाएगा। और आमने सामने के भुजा जब समानांतर होता है तो उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। सीधी बात हम कहते हैं कि आप याद रख लेना कि दुनिया के किसी भी चतुर्भुज को, दुनिया के किसी भी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य, अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है भाई कि किसी भी चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनेगा। जैसे कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में मतलब नाम नहीं हो कि समानांतर है कि सम है, तो कोई भी चतुर्भुज रहेगा उसके प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा भाई, समानांतर चतुर्भुज बनेगा। किसी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज बनेगा। अब कोई कहेगा समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा। समानांतर चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से समानांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है। अब कोई कह देगा वर्ग के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा। अब याद क्या करना है भाइयों, अब थोड़ा ध्यान देना कि कोई कह दिया कि आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनेगा, तो आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो हमारा समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत बनेगा। ठीक है। अब थोड़ा ये ध्यान से सीखना, आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को मिलाएंगे तो आयत। आयत और समचतुर्भुज एक दूसरे के पूरक हैं। आयत के प्रत्येक भुजा के बीच वाला ले लेंगे, बनाएंगे तो समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के बीच वाला ले लेंगे तो आयत। ठीक है। और देखिए चतुर्भुज को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग का वर्गे होगा, वर्ग का वर्गे होगा, समानांतर चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज होगा। और दुनिया के कोई भी चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा को मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा। समझ रहे हैं। याद क्या करना है आपको, आयत के प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो आयत। इस पे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, ये बड़ा बढ़िया चीज है और लड़कों से गलती भी होता है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, याद कर लेना। मेरी राइटिंग थोड़ा खराब है, आप अपने कॉपी में बढ़िया से लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। ये जो विकर्ण बीडी है इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। पी और क्यू त्रिभुज एबीसी और एडीसी के केंद्रक है। त्रिभुज एबीसी भाई कौन है, त्रिभुज एबीसी, और त्रिभुज एडीसी कौन है भैया, ये रहा त्रिभुज एडीसी। ये दोनों के केंद्रक है पी और क्यू।
केंद्रक जानते हो क्या होता है? माध्यिका के सगामी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। केंद्रक माध्यिका पर ही होता है। तो अगर ये त्रिभुज एबीसी की हम माध्यिका खींचेंगे तो यही माध्यिका होगा। क्यों? क्योंकि यहां से चला बीच में जाना है और ये दोनों विकर्ण बीच में तो काटते हैं, तो चूंकि ये माध्यिका है तो यहीं पर केंद्रक होगा। मान लेते हैं यहां पर ये केंद्रक P हो गया और इस त्रिभुज में केंद्रक ये Q हो गया। और केंद्रक का खासियत है कि माध्यिका को 2:1 में बांटता है। इधर 2 तो इधर 1, इधर 2 तो इधर 1। अब हमसे कहा गया PQ की लंबाई, तो देखो कितना आसान है। यहां से लेकर AP का वैल्यू 2, PQ का वैल्यू भी 2, एक एक मिला के कितना होगा 2, और QD का भी वैल्यू 2। यानी जितना AP है उतना ही PQ है, उतना ही QD है। 2 2 2, जितना AP है उतना ही PQ है, उतना ही QD है। यानी रेशियो हम कहेंगे तो 1:1:1 हो जाएगा। ये बराबर 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 है। तो भाई पूरा 18 है, तो 18 है तो 6 6 6 हम बांट देंगे। जितना AP हो जाएगा उतने PQ हो जाएगा, उतने QD हो जाएगा। हमसे पूछा गया PQ, तो कहेंगे 6 आएगा। क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं कि चतुर्भुज आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यदि आप बढ़िया से क्लास करना चाहते हैं, आपको इसी तरह से कहीं कहीं और दिक्कत है, तो आप जुड़िए हमारे वीडियो कोर्स से गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप पर। प्ले स्टोर पर जाइए, गोस्वामी मैथमेटिक्स ऐप लोड कीजिए, वहां पर बीपीएससी, टीआरई, टीजीटी मैथमेटिक्स के आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, बाय, लव यू।